हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोगों ने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था सेपर मशीन में कैसे हम लोग स्ट्रोक ऑफ लेंथ को एडजस्ट करते हैं। और उसके बाद आप लोगों ने देखा कि सेपर मशीन कितने टाइप के होते हैं और सेपर मशीन हमेशा किस एक्शन में काम करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कटिंग करता है। और फॉरवर्ड डायरेक्शन करते वक्त जो रिटर्न स्ट्रोक होता है वो आइडल होता है। और आइडल स्ट्रोक को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा टूल को अपलिफ्ट कर देते हैं, जिससे क्या होगा, आपका टूल इस वर्क पीस को टच नहीं करता है। इसके लिए एक इक्विपमेंट लगा होता है, उसका नाम क्या होता है, क्लैपर बॉक्स होता है। ठीक है, तो अभी तक जितना आपने वो दिन पढ़ा होगा सेपर में, तो वहां से आपके अल्टीमेट सारे के सारे प्रश्न हो जा रहे होंगे। अगर आप कोई सीट, आपके पास कोई भी बुक होगी तो आप वहां से आसानी से वो कर पा रहे होंगे, सेपर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे, क्योंकि एक दो एग्जाम में इसके न्यूमेरिकल पूछे गए थे, तो थोड़ा सा उसका न्यूमेरिकल पार्ट को हम लोग टच करेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल होंगे, बहुत ही आसान होंगे। ठीक है, लेकिन यह आपको आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम शुरुआत करने से पहले फिर से 1 मिनट के लिए हम आपको फ्लैशबैक में चलते हैं। फर्स्ट वन आपको पता होना चाहिए कि जो सेपर में टूल यूज होता है वह सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज होता है। कैसा होता है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज होता है। उसके बाद आपको दूसरा बात पता होना चाहिए कि केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में कट करता है। उसके बाद क्लैपर बॉक्स का यूज क्या होता है। ओके, फिर आपने देखा दो टाइप के मैकेनिज्म यूज होते हैं, एक का नाम होता है क्विक रिटर्न मैकेनिज्म और एक हाइड्रोलिक ड्राइव सिस्टम होता है। क्विक रिटर्न मैकेनिज्म में आपने देखा एक बड़ा सा बुल गियर होता है, बुल गियर में, ठीक है, यहाँ पे एक पिनियन होता है, उसके अंदर एक पेवल गियर लगा होता है, फिर यहाँ पे होता है क्रैंक पिन। ठीक है, क्रैंक पिन होती है। तो क्रैंक पिन की लंबाई को हम क्या करते हैं, एक स्क्रू के द्वारा कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो जो स्ट्रोक लेंथ को एडजस्ट करने का तरीका होता है वह क्या होता है, कैसे करते हैं, क्रैंक पिन के लेंथ को कम या ज्यादा करके। और आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि हम लोग स्ट्रोक लेंथ को एडजस्ट करते ही क्यों है, क्यों करते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारा टूल ओवर ट्रेवल ना करे। मतलब अगर आपका वर्कपीस केवल यहीं तक है तो यह टूल क्यों इतना दूर तक जा रहा है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि ओवर ट्रेवल को अवॉइड करने के लिए क्या यूज करते हैं, स्ट्रोक ऑफ लेंथ को सेट करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपने देखा कि जो स्पेसिफिकेशन होता है किसी भी सेपर मशीन का, जो विशिष्ट होता गुण होता है, उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रोक। तो लेंथ ऑफ स्ट्रोक का रेंज आपने देख लिया था बहुत आसानी से। और उसके बाद हमने बात किया था कि हाइड्रोलिक ड्रिवन सिस्टम में क्या सिस्टम होता है। ठीक है, तो वहां पे जब आपने वेलोसिटी डायग्राम देखा था तो जो वेरिएशन होता था टॉप टू बॉटम, किसमें, क्विक रिटर्न में, ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन कवर कर रहा था, जिसके कारण क्या होता था, जो फॉरवर्ड कटिंग स्ट्रोक का वेरिएशन था वो कांस्टेंट हो जा रहा था, रिटर्न स्ट्रोक का भी वेलोसिटी क्या था, कांस्टेंट हो जा रहा था। जबकि आपने देखा था, चलो जरा यहाँ पे देख लो, अगर आपको आइडिया होगा तो कुछ ऐसा वेलोसिटी रेशियो बन के आ रहा था, यहाँ पे VA था, यहाँ पे क्या था, VB था। आपको पता होगा यहाँ पे VA जिस जगह होता है वहां पे इनिशियल पॉइंट होता है। और इनिशियल पॉइंट में मैंने आपको एक बात बताया था कि यहाँ पे जो रॉकर आर्म होता है और क्रैंक पिन के बीच का एंगल कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। कितना होता है, 90 डिग्री। तो यह स्ट्रीम इंड पोजीशन को शो करता है। कैसा, स्ट्रीम इंड पोजीशन को शो करता है, चाहे यह फॉरवर्ड स्ट्रोक हो चाहे वह रिटर्न स्ट्रोक होगा। और यहाँ पे भी VB क्या था, सेम टू सेम, रॉकर आर्म और क्रैंक पिन के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 90। और अगर यह एंगल 90 हो गया तो इसको हम स्ट्रीम फॉरवर्ड पोजीशन कह सकते हैं और इसको स्ट्रीम रिवर्स पोजीशन कह सकते हैं। अब आपने देखा था बहुत ही आसान से कि हर एक पॉइंट पे इसकी स्पीड क्या हो रही थी, वेरी कर रही थी। अगर मान लो ये फॉरवर्ड है, ठीक है, यह कटिंग स्ट्रोक है, यह कौन सा है, रिटर्न स्ट्रोक है, नॉन कटिंग है, तो इन दोनों में क्या है, जो स्पीड का वेरिएशन आ रहा था, तो हमने कौन सा ड्राइव यूज किया था, हाइड्रोलिक ड्राइव। थोड़ा सा हाइड्रोलिक ड्राइव महंगा होता है, इसीलिए सामान्यतः स्पेशल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। और उसका वेलोसिटी प्रोफाइल कैसा था, अगर आपको ध्यान होगा तो कुछ इस तरीके से था। ठीक है, तो यहाँ पे था, यहाँ पे क्या था आपका VA था, ये क्या था, VB। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस जगह तो V मैक्स था। ठीक है, यहाँ पे क्या वेलोसिटी कहाँ, सेंटर में कहाँ था, मैक्सिमम था, और यहाँ पे भी क्या था, V मैक्स था। तो आपको याद होना पड़ेगा कि जो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म होता है उसमें जो सर्वाधिक स्पीड होती है वो कहाँ पे होती है, इसके सेंटर में। जबकि इनिशियल पॉइंट और उसके दूसरे इनिशियल पॉइंट दोनों स्ट्रीम इंड पे कितना होता है, 0 होता है। ओके, आपको पता होगा, ये हमने बहुत डीप में पढ़ा था, थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे रहे हैं।
उसके बाद आप लोगों ने देखा था हाइड्रोलिक ड्रिवन सिस्टम। हाइड्रोलिक ड्रिवन सिस्टम का यह सिंबल था, आपको यह दिमाग में आ रहा होगा। यह कटिंग स्ट्रोक है, यह कैसा है, आइडल स्ट्रोक है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। उसके बाद हम लोगों ने कुछ बातें किया था। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं उसके न्यूमेरिकल पैरामीटर को। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। सबसे पहले कि कटिंग स्पीड क्या होगा, क्या यहां भी वो कटिंग स्पीड होगा पाई डी एन बाई 1000 वाला, या कुछ अलग होगा। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे एक बात और है कि अगर हम बोलते हैं कि एक सेपर मशीन एक स्ट्रोक को पूरा करता है, एक स्ट्रोक का मतलब क्या है, मतलब एक स्ट्रोक का क्या मतलब हुआ कि एक फॉरवर्ड और एक रिवर्स, मतलब एक बार कटिंग और एक नॉन कटिंग, इन दोनों को मिला के, ये बहुत ही ध्यान से समझ लो। एक स्ट्रोक का मतलब है, जैसे आप आईसी इंजन में 4 स्ट्रोक बोलते हो ना, 4 स्ट्रोक का मतलब है कि बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक 1, फिर टॉप से बॉटम 2, फिर बॉटम से टॉप 3। ठीक है, चाहे सक्शन हो, चाहे कंप्रेशन हो, चाहे एक्सपेंशन हो, चाहे एग्जॉस्ट हो, तो जब इन चारों को मिलाते हो तो है तो 4 स्ट्रोक, लेकिन पावर कितना मिलता है, 1। तो अब हमारे यहाँ पे एक स्ट्रोक का मतलब है एक फॉरवर्ड, मतलब एक कटिंग स्ट्रोक, और एक रिवर्स, एक रिटर्न स्ट्रोक, दोनों को मिलाओगे तो इसको टोटल को 1 स्ट्रोक बोला जाता है। इसका मतलब आपको कतई नहीं काउंट करना है कि एक फॉरवर्ड को 1 गिनना है और रिटर्न को भी 1 गिनना है, ऐसा नहीं करना है। एक फॉरवर्ड और एक रिटर्न दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा, उसको बोलेंगे 1 सिंगल स्ट्रोक। 1 सिंगल स्ट्रोक में दोनों के दोनों क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे लिखा क्या है, कटिंग स्पीड ऑन अ सेपर इज डिफाइंड एज द एवरेज स्पीड ऑफ द टूल। अब इस बात को आपसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। यहाँ पे स्पीड को एवरेज स्पीड लिखा गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब इसने इसका स्पीड का वेरिएशन देखा था तो देख पा रहे थे कुछ यहाँ पे ऐसा था, यहाँ पे कुछ ऐसा था, और हर एक पॉइंट पे यह अपनी स्पीड को क्या कर रहा था, वेरी कर रहा था। तो जब अलग अलग पॉइंट पे वेलोसिटी अलग अलग होएगा तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे एक शब्द लगाते हैं जिसका नाम क्या है, एवरेज। ठीक है, तो इन सब का एक एवरेज आएगा, सबको जोड़ के जो नंबर से क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड करते हैं, आप जानते हो। तो एवरेज स्पीड यहाँ पे लिखा जाए। एवरेज स्पीड एग्जैक्ट स्पीड नहीं होगी, क्यों? क्योंकि वह हर एक पॉइंट पे यही स्पीड नहीं शो करता। क्यों? क्योंकि आपको पता है यहाँ पे 0 है, यहाँ भी 0 है। तो एवरेज स्पीड का मतलब है इन सब का एक माध्यमिक बिंदु। ठीक है, आगे चलते हैं। एवरेज स्पीड ऑफ द टूल ड्यूरिंग द कटिंग स्ट्रोक, ठीक है, मीटर पर मिनट। ठीक है, मीटर पर मिनट में स्पीड होगी, एवरेज स्पीड होगी, एंड डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ रैम। ठीक है, नंबर ऑफ रैम, स्ट्रोक पर मिनट एंड द लेंथ ऑफ स्ट्रोक। स्ट्रोक पर मिनट की बात समझो। स्ट्रोक पर मिनट का मतलब क्या है, अब आप समझ पा रहे हो। 1 स्ट्रोक का मतलब क्या है, अगर हम बोले कि एक कटिंग फॉरवर्ड और एक रिटर्न, अगर इन दोनों को जोड़ोगे आप तो बालक बन के जो स्ट्रोक आएगा उसको बोलेंगे 1 स्ट्रोक। क्या बोलेंगे? 1 स्ट्रोक बोलेंगे। ठीक है, अब अगर 1 मिनट में, अब समझना, 1 मिनट में एक फॉरवर्ड और रिटर्न कितने बार होगा, ठीक है, तो वह पूरा होगा स्ट्रोक पर मिनट। तो 1 मिनट में कितने नंबर ऑफ स्ट्रोक होंगे? देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। पहले बात तो स्ट्रोक को समझो। स्ट्रोक का मतलब क्या है, एक फॉरवर्ड और एक रिटर्न को मिला के एक स्ट्रोक बनता है। ठीक है, तो अब कह रहा है स्ट्रोक पर मिनट, इसका मतलब है कि 1 मिनट में कितने स्ट्रोक्स की बात कर रहा है। ठीक है, एंड लेंथ ऑफ स्ट्रोक आप समझते हो बहुत बेहतर तरीके से। तो अब कटिंग स्पीड इन 2 पैरामीटर पे डिपेंड करती है। जैसे फर्स्ट वन क्या है आपका, स्ट्रोक पर मिनट कितना है और लेंथ ऑफ स्ट्रोक कितना है। ठीक है, लेंथ ऑफ स्ट्रोक अगर ज्यादा बड़ा होगा, मतलब ये काफी ज्यादा दूर ट्रेवल करेगा, तो उसका कटिंग स्पीड कुछ अलग होगी। अगर स्ट्रोक ऑफ लेंथ कम है, मतलब वर्क पीस छोटा, अगर स्ट्रोक ऑफ लेंथ कम है तो आपके दिमाग में एक बात आना चाहिए कि वर्क पीस छोटा है। अगर स्ट्रोक ऑफ लेंथ ज्यादा है, इसका मतलब वर्क पीस क्या है, बड़ा है।
तभी तो आपके टूल को ट्रेवल करने के लिए ज़्यादा दूर तक जाना पड़ेगा। तो जो आपका स्ट्रोक ऑफ लेंथ है, ठीक है, फर्स्ट लेंथ ऑफ स्ट्रोक और स्ट्रोक पर मिनट, ये दोनों डिपेंड करते हैं किस पर, कटिंग स्पीड पे। और कटिंग स्पीड हमेशा कैसा होगा, एवरेज होगा, ठीक है। इन 3 पॉइंट को अभी आपको दिमाग में रखना है, उसके आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। आगे चलो। अब इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, ठीक है। यह एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको केवल अपने दिमाग में रखना है, इसका डेरिवेशन पे नहीं जाते हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं, यहाँ पे है वेलोसिटी इक्वल टू ln1 + m/1000 मीटर पर मिनट, ठीक है। तो अब एक एग्जाम में तो यह डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछा था, क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में v = πdn/1000 मीटर पर मिनट, चलो मीटर पर मिनट लिख दो, यह फॉर्मूला घूमता रहता है। लेकिन सेपर के एंगल में जब हम लोग बात करते हैं तो यह फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। देखो कैसे, v = ln, ठीक है, ln1 + m/1000 मीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट। अब यहाँ पे कुछ आपको नए पैरामीटर दिख रहे होंगे। फर्स्ट वन देखो, v क्या है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पे v क्या है, कटिंग स्पीड है, और आपको पता है यह कटिंग स्पीड है एवरेज। कैसा है, एवरेज कटिंग स्पीड है। अब आगे आते हैं, फिर क्या लिख रहा है इन्होंने, n, क्या लिखा हुआ है, n। चलिए n के देखते हैं। अब नंबर ऑफ कंप्लीट स्ट्रोक्स पर मिनट, अब कोष्टक में फिर से लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से समझने की बात, कि 1 कंप्लीट स्ट्रोक इंक्लूड्स 1 वर्किंग स्ट्रोक एंड 1 रिटर्न स्ट्रोक, ठीक है। तो अगर एक वर्किंग स्ट्रोक और एक रिटर्न स्ट्रोक को मिला दोगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट स्ट्रोक, ठीक है। तो यह मैंने आपको बता दिया सीधा सीधा, F + R, ठीक है। अगर हमने बोला 1 स्ट्रोक इक्वल टू, तो आपके दिमाग में बिल्कुल याद आ गया होगा, एक फॉरवर्ड प्लस एक रिटर्न, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं बालक, इसको बोलते हैं 1 स्ट्रोक, 1 कंप्लीट स्ट्रोक, ठीक है। अब देखो, कंप्लीट स्ट्रोक इंक्लूड ऑन अ वर्किंग स्ट्रोक एंड द रिटर्न स्ट्रोक, इतनी बात हो गई। तो यहाँ पे 2 पैरामीटर आपको पता हो गए, L क्या, L नहीं, V क्या है, स्पीड है, N क्या है, नंबर ऑफ स्ट्रोक, जबकि V = πdn, N अलग, वहां RPM हुआ करता था, क्यों? क्योंकि वहां पे स्पिंडल रोटेट करता था, यहाँ पे कोई स्पिंडल है ही नहीं। सेपर मशीन स्पिंडल है क्या कि कोई आपका टूल रोटेट, यहाँ पे तो रेसिप्रोकेशन है ना, रेसिप्रोकेशन है किसका, आपके रैम का, ठीक है। अब यहाँ पे n का मतलब क्या है बालक, n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कंप्लीट स्ट्रोक पर मिनट। तो 1 मिनट में कितने स्ट्रोक होंगे, ठीक है, और 1 स्ट्रोक इंक्लूडेड 1 फॉरवर्ड एंड 1 रिटर्न स्ट्रोक। ओके, आगे चलो। फिर L क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रोक, क्या है बालक, लेंथ ऑफ स्ट्रोक। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि लेंथ ऑफ स्ट्रोक को तो हम लोग क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। लेंथ ऑफ स्ट्रोक को हम लोग क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। बिल्कुल लेंथ ऑफ स्ट्रोक को हम लोग एडजस्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं। लेकिन लेंथ ऑफ स्ट्रोक एडजस्ट करने से पहले एक बात आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान से देखो। यहाँ पे सपोज करो यह आपका वर्कपीस है, आपको दिखना चाहिए यहाँ पे। अब आपका टूल यहाँ पे है, बहुत ध्यान समझना, ये टूल यहाँ पे है और यह टूल एक कंडीशन में यहाँ तक आएगा, ठीक है। आपका रैम है, यह आपका मान लो फॉरवर्ड और यह आपका रिटर्न स्ट्रोक है। तो एक बात बहुत ध्यान से समझना कि वर्कपीस अगर आपका यहाँ है बालक, तो अब बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट के साथ इस बात को ध्यान से देखो कि जब हम कटिंग करना शुरू करते हैं तो इस टूल को इस वर्कपीस से कुछ डिस्टेंस पे रखते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं क्लियरेंस या सी। जैसे आपने देखा था ड्रिलिंग में, हमने क्या देखा था, सबसे ऊपर क्या था, अप्रोच, क्या था, अप्रोच लेंथ था, फिर थ्रो होल या ब्लाइंड होल था, फिर ये था, उसके बाद फिर ओवर ट्रेवल था, फिर कोन हाइट था। आपको पता होगा
क्योंकि टोटल का टोटल लेंथ बहुत ज़्यादा होता है। जब हम लोग मशीनिंग टाइम निकाले, थोड़ा सा ड्रिलिंग चैप्टर की बात कर रहे हैं, तो ड्रिलिंग चैप्टर हमने क्या बोला था, जो आपका ड्रिल टूल होता है इस वर्कपीस को आर पार करने के कंडीशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। फर्स्ट वन क्या था, अप्रोच लेंथ था, फिर आपका वर्क पीस की थिकनेस थी। अप्रोच लेंथ ऊपर था, फिर वर्क पीस की थिकनेस थी, फिर ओवर ट्रेवल था, और ओवर ट्रेवल के बाद क्या था, कोन हाइट था। तो यह पूरा का पूरा जो डिस्टेंस होता है वो टोटल एल होता है, टोटल लेंथ होता है। तो अब अगर आप याद रखो कि यह जो वर्क पीस है, यहाँ इस टूल को इससे कुछ डिस्टेंस पे रखते हैं। सेकेंड वन, यह डिस्टेंस कुछ दूर तक और ट्रेवल करता है, यह भी सी ही होता है। मतलब इस तरफ भी थोड़ा सा टूल और वर्क पीस में क्या करते हैं, डिस्टेंस छोड़ते हैं, और इस तरफ भी थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ते हैं। तो आपको दिमाग में यह बात आ सकती है कि हम लोग जब लेंथ ऑफ स्ट्रोक सेट करते हैं तो हम ऐसा क्यों ना करें कि इस सी की वैल्यू को कम करें। ठीक है, बिल्कुल हम लोग यही करते हैं, सी की वैल्यू को मिनिमम करते हैं, लेकिन सी की वैल्यू 0 नहीं होती। इसका मतलब है कि यहाँ भी सी और यहाँ भी सी कुछ क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अब देखो कैसे, सपोज करो यह आपका जो वर्क पीस है बालक, इसका जो लेंथ है एल है, क्या है, एल है। एल लेंथ का आपका वर्क पीस है, और बोथ साइड में क्लियरेंस कैसा है, सी और सी। तो अगर हम आपसे बात करें कि जो आपका टूल है वो कितना ट्रेवल करेगा, तो आप सीधे से बोल सकते हो सी प्लस एल प्लस सी। तो मतलब टूल का ट्रेवल का जो टोटल लेंथ होगा वह क्या होगा, कैपिटल एल होगा। तो अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे हो तो ये बात यहाँ से यहाँ तक, और यह टोटल क्या कहलाएगा, कैपिटल एल। और कैपिटल एल इक्वल टू देखो स्मॉल एल प्लस सी, इस टाइप का सी, इस टाइप। तो अगर हम लिख सकते हैं एल प्लस 2c, यह क्या हो गया, एल। देखो वही यहाँ पे लिखा है, एल इक्वल टू एल प्लस 2c। ठीक है, अब आप यह बात समझ पा रहे होंगे कि हम लोग क्या करते हैं, टोटल स्ट्रोक लेंथ में थोड़ा सा क्लियरेंस छोड़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा क्लियरेंस छोड़ते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं, आपको बता दें, जैसे आपका ये वर्क पीस है, ये आपका टूल है। अगर वर्क पीस इस टूल को टच किया रहेगा और जैसे ही आपका रैम एकाएक रन करेगा तो इसका यह पिन जो है टूट जाएगा। इसलिए थोड़ा सा डिस्टेंस रहता है, थोड़ा सा डिस्टेंस चलने से इसका मोमेंटम बन जाता है और तुरंत कटिंग करना आसानी से शुरू करता है। तो थोड़ा सा जो डिस्टेंस है इसी को बोलते हैं सी। तो वर्क पीस और टूल के बीच में जो पहला इनिशियल डिस्टेंस है वह क्या है, सी है, और जो कि दोनों साइड है। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, यह एल है, तो टोटल क्या हो गया, टोटल क्या हो गया, एल प्लस 2c। तो अगर हम बात करते हैं कि यह L क्या है, L को बोलते हैं बालक लेंथ ऑफ स्ट्रोक। क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ स्ट्रोक। लेकिन लेंथ ऑफ स्ट्रोक कितना होएगा, तो ध्यान से देखो, L इक्वल टू बोलो क्या है, L इक्वल टू स्मॉल l प्लस 2c। इस बात से सहमत हो आप? तो जो L की वैल्यू होगी, यह लेंथ ऑफ वर्क पीस है प्लस बोथ साइड ऑफ क्लियरेंस 2c। तो L की वैल्यू को हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, L प्लस 2c। बस सिंपल सी बात है, आगे चलते हैं। अब M क्या है, ठीक है, M देखो M क्या है, तो थोड़ा सा डिलीट करते हैं। आप लोग इसको समझ गए होंगे बिल्कुल, अगर ना चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इस वाले का खासकर। ठीक है, यहाँ पे आओ, M क्या है, M को बोलते हैं रेशियो ऑफ टाइम टेकन इन रिटर्न। सबसे खास बात है रिटर्न टू द टाइम टेकन टू द कटिंग। इसका मतलब है, अगर हम इसको सिंपल शब्दों में लिखें, M इक्वल टू रिटर्न अपॉन कटिंग, RT/CT। इसका मतलब है रिटर्न टाइम, और यह क्या है, कटिंग टाइम। ठीक है, तो अगर M इक्वल टू बात करेंगे तो यहाँ पे जो सबसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आया हुआ है कि यह जो कटिंग रेशियो है, जो इसका रेशियो है, यह किस तरीके का है, M की वैल्यू कैसा होगा, कटिंग टाइम और रिटर्न टाइम का रेशियो होगा, या रिटर्न टाइम टू कटिंग टाइम का रेशियो होगा। तो आपको यह बात याद रखना होगा। ठीक है, क्या रिटर्न टाइम टू कटिंग टाइम M की वैल्यू होगी। और यह हमेशा, एक बात और, अगर आप न्यूमेरिकल लगा रहे होगे तो अगर उसने अनुपात दे दिया है ऐसा 1:2 दिया है, ठीक है,
अब इससे आपको क्या समझ में आ रहा होगा कि इसमें RT की वैल्यू कौन होगी और CT की वैल्यू कौन होगी। तो पहले आप अपने दिमाग से पूछो कि क्या रिटर्न ज्यादा कम टाइम में होगा या कटिंग, मतलब कटिंग टाइम ज्यादा होगा या रिटर्न टाइम। तो आपका दिमाग क्या जवाब देना चाहिए उसको कि रिटर्न टाइम कम होगा, कटिंग टाइम ज्यादा। कटिंग टाइम ज्यादा होगा, रिटर्न टाइम कम होगा। क्यों? क्योंकि क्विक रिटर्न है, तो जो रिटर्न में टाइम है वो कम होगा। इसका मतलब है यह वैल्यू किसकी होगी? रिटर्न की होगी 1, और यह वैल्यू किसकी होगी? कटिंग टाइम की। तो कटिंग टाइम ज्यादा होता है और रिटर्न टाइम कम होता है। तो यह इस रेशियो को आप देख के भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यह कटिंग टाइम है या रिटर्न टाइम है। एक बात और देख लो, जैसे मैंने यहाँ पे एक बात लिख दिया, चलो ठीक है, अब आप लोग जवाब दो। मैंने यहाँ पे लिखा 2:3। अब आप मुझे बताओ इसमें CT कौन है और RT कौन है। CT का मतलब है कटिंग टाइम, RT का मतलब रिटर्न टाइम, ठीक है। अब रिटर्न स्ट्रोक का टाइम क्या है, ज्यादा या कम? क्योंकि क्विक रिटर्न क्या है? क्विक रिटर्न है, और क्विक रिटर्न से आपको यह समझना चाहिए कि जो यह इसका क्विक रिटर्न है वह क्या होगा? कम होगा। रिटर्न टाइम कम होगा तो इसका मतलब क्या होगा? यह होगा। कटिंग टाइम क्या होगा? ज्यादा होगा, इसका मतलब यह कहाँ होगा? यहाँ पे होगा। तो इन दोनों बातों को आपको ध्यान में रख के आगे बढ़ना है। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये फिर क्या लिखा हुआ है? रेशियो ऑफ टाइम टेकन इन रिटर्न स्ट्रोक टू द टाइम टेकन इन द कटिंग स्ट्रोक। बिल्कुल, तो रिटर्न स्ट्रोक का जो टाइम होगा वो ऊपर होगा, और कटिंग स्ट्रोक का जो टाइम होगा वो क्या होगा? नीचे होगा। फिर कह रहा है जॉब की लेंथ, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जॉब की लेंथ मान लो स्मॉल l है, ठीक है। तो जो स्ट्रोक लेंथ L, ठीक है, स्ट्रोक लेंथ L, इस L की बात कर रहा है जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था। L इक्वल टू क्या डिस्कस किया था? L इक्वल टू स्मॉल l प्लस 2c, यही तो था। स्मॉल l प्लस 2c यही था। कह रहा है कि जो L है, द स्ट्रोक लेंथ L इज यूज विद द क्लियरेंस ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो यह बात बिल्कुल आपके दिमाग में क्या हो गया होगा? आ गया होगा, ठीक है, कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे देखो, इस फॉर्मूले में देखो, इस L का मतलब क्या? इस L का मतलब क्या है? टोटल लेंथ, मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रोक, और लेंथ ऑफ स्ट्रोक का मतलब क्या है? स्मॉल l प्लस 2c। सेकेंड वन है n का मतलब है नंबर ऑफ स्ट्रोक पर मिनट। क्या है? नंबर ऑफ स्ट्रोक पर मिनट है। उसके बाद आपने देखा m का मतलब है रेशियो, किसका? रिटर्न टाइम का रेशियो, किससे? कटिंग टाइम के रेशियो से, ठीक है। अब यह पूरा का पूरा क्या बनाता है? आपका स्पीड दिखाता है, कटिंग स्पीड दिखाता है। अब आगे चलते हैं दूसरा, मशीनिंग टाइम। पहला क्या है? कटिंग स्पीड है। दूसरा जो आएगा मशीनिंग टाइम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले अगर हमने आपको एक बिलेट दे दिया, बिलेट का मतलब है इस टाइप का मेटल पीस, ठीक है। तो इसको हम सामान्य रूप से L इंटू W लिखते हैं, लेंथ इंटू विड्थ लिखते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई लिखते हैं, ठीक है। तो अगर यहां पे इसकी लेंथ मान लेते हैं 200 है, और इसकी यह चौड़ाई है मान लेते हैं 50 mm में ही लिख लो, ठीक है। तो इस बिलेट को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है L क्रॉस B होता है, ठीक है। तो जो आपको न्यूमेरिकल देगा, कभी कभी देगा कि एक वर्कपीस है जिसकी साइज है, साइज ऐसे दे देगा कि 200 मल्टीप्लाइड बाई 50 mm, मतलब mm दोनों रहेगा। अब यह साइज दे देगा, क्या देगा? 200 इंटू 50 mm। तो अब आपको यह समझना पड़ेगा कि इसमें लेंथ कौन है और विड्थ कौन है, ठीक है। तो अब इस कंडीशन पे आपको यह बात याद रखना होगा कि पहले हम लेंथ लिखते हैं, बाद में अरे लंबाई फिर चौड़ाई, ठीक है। तो पहले लेंथ आएगा, फिर क्या आएगा? विड्थ आएगा। तो जो यह मल्टीप्लिकेशन होगा उसमें जो पहला डेटा होगा वह किसका होगा? लेंथ का होगा। सेकेंड वन कौन सा होएगा? उसका विड्थ का होगा, उसकी चौड़ाई का होगा। तो अगर किसी भी न्यूमेरिकल में यह रिप्रेजेंटेशन है तो पहला पॉइंट क्या बताता है? लेंथ ऑफ वर्कपीस। दूसरा क्या बताएगा? उसकी चौड़ाई बताएगा। ओके, अब ध्यान से देखो,
यह बात आप बिल्कुल समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ से आपको एक फैक्ट पता चल गया कि इसको प्रेजेंट करते हैं तो इसमें एक एक डिजिट का क्या मतलब है। ठीक है, इसका एक यूनिक मतलब है जो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आओ, फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ द कटिंग स्पीड। ठीक है, कटिंग स्पीड का इक्वेशन आपने क्या देखा, v इक्वल टू क्या देखा बालक, L n 1 प्लस m बाई 1000। ठीक है, ये तो था मीटर पर मिनट। वी कैन फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू द मेक वन कंप्लीट स्ट्रोक। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा और डिराइव करने के बाद इस फॉर्मूले तक पहुंचते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि आपने बताया नहीं कि इस फॉर्मूले से यहाँ तक कैसे पहुंचते हैं, तो यह थोड़ा सा गेट लेवल की बातें हैं, न तो आपको जानने की जरूरत है न तो मुझे बताने की जरूरत है। ठीक है, अब आते हैं आगे। T इक्वल टू क्या है, यहाँ पे स्मॉल w लिखा हुआ। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पे L है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, L हो गया, यहाँ पे स्मॉल w है, यहाँ पे कैपिटल L है, इन दोनों में अंतर है। फिर से ध्यान से देखो, क्योंकि आपको यह समझना पड़ेगा और बिल्कुल आप समझ रहे होगे। ठीक है, यहाँ पे आओ, अगर हमने आपसे बोला था यह कितना है, आपने बोला 100 है, मैंने कहा यह कितना है, आपने कहा 50 है, 50 है, तो हमने कहा इसको प्रेजेंट कैसे करोगे, आपने बोला 100 इंटू 50 mm। ठीक है, तो आपने क्या कहा, यह तो है L, स्मॉल l, मतलब लेंथ ऑफ वर्क पीस है, और यह क्या है, यह तो इसका W है, विड्थ है। लेकिन यहाँ पे कैपिटल L है न कि स्मॉल l, तो आप बोलो कोई दिक्कत नहीं है, इस L का मतलब तो ये भी होता है, L इक्वल टू बोलो क्या होगा, स्मॉल l प्लस 2c। इसका मतलब है कि अगर आपको यह स्ट्रोक लेंथ फाइंड करना होगा तो आपको स्मॉल l चाहिए, और स्मॉल l कहाँ से फाइंड करोगे, आप यहाँ फाइंड करोगे। यह कितना हो गया आपका 100 हो गया, तो इससे आप इस l की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो यह कंफ्यूज जरा भी मत होना कि यह L और यह L दोनों एक है। ठीक है, बिल्कुल एकदम क्लियर है ना, एकदम क्लियर है ना, क्यों, क्योंकि यह L की वैल्यू क्या है, थोड़ा सा डिफर कर जाती है, किससे, आपका यहाँ से। ओके, अब आगे आते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन देखो, फिर कह रहा है 1 प्लस m, m का मतलब रिटर्न टाइम टू द कटिंग टाइम। इसका मतलब अगर आपको m लिखना होगा तो आपके दिमाग में केवल एक बात होनी चाहिए, RT बाई CT। क्या होगा, RT बाई CT। रिटर्न टाइम कितना ले रहा है और कटिंग टाइम, आपको पता होगा कि कटिंग टाइम हमेशा और हमेशा ज्यादा होगा किससे, रिटर्न टाइम से। क्यों, क्योंकि रिटर्न तो क्विक कर जाता है, तो जब वह तेजी से रिटर्न कर रहा है तो टाइम कम लेगा। इसलिए याद रखना यह रेशियो हमेशा ऐसा बनेगा कि 1/4 हो सकता है, 2/3 हो सकता है, या कभी भी 3/2 नहीं होगा। मान लो 3/2 लिखा है, इसका मतलब गलत है। क्यों, क्योंकि रिटर्न टाइम ज्यादा ले रहा है, कटिंग टाइम कम ले रहा है। इसका मतलब क्या है, इस रेशियो को देख के अगर मान लो हमने आपसे एक प्रश्न बोला, अभी तक प्रश्न बना नहीं है फिर भी मैं बता दूं, निम्न में से m की वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, फर्स्ट वन मैंने ऑप्शन ए दे दिया, हमने कहा चलो 1/2, सेकेंड क्या है 2/3, थर्ड क्या है, मान लो नेक्स्ट क्या है 3/2। ठीक है, अब आते हैं, ये तो हो जाएगा, चलो यहाँ पे 4/3 लिख दो, 4/3 ये लिख दो, 3/2 लिख दो, और मान लो एक ऑल कर दो। ठीक है, अब ध्यान से देखो इसमें कौन सा m की वैल्यू हो सकती है। आपको पता है कि ऊपर क्या होगा, रिटर्न टाइम होगा, तो रिटर्न टाइम हमेशा कम होगा और कटिंग टाइम ज्यादा होगा, तो यह सही लग रहा है। यहाँ पे रिटर्न टाइम ज्यादा दिखा रहा है, कटिंग टाइम कम दिखा रहा है, ये गलत हो रहा है। यहाँ पे रिटर्न टाइम ज्यादा है, कटिंग टाइम कम है, ये भी गलत हो रहा है। इसका मतलब है कौन सा सही होगा, 1 होगा। तो एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए कि m की वैल्यू हमेशा और हमेशा ऊपर कम होगा और नीचे क्या होगा, ज्यादा होगा। बिल्कुल, आगे आते हैं। ठीक है, अब आओ, तो जो अब ध्यान से देखो, यह विड्थ है, L क्या है, स्ट्रोक लेंथ है, 1 प्लस m 1000 F इंटू V। ठीक है, F क्या होगा, आपको पता होगा, फीड क्या है, फीड है, mm पर रेवोल्यूशन। अब यहाँ पर रेवोल्यूशन नहीं है, mm पर स्ट्रोक हो सकता है। क्यों, क्योंकि एक स्ट्रोक में वो कितना मूव कर रहा है। फीड क्या होता है, अगर हम लेंथ की बात करें, वर्क पीस के एक रोटेशन में टूल द्वारा चली गई दूरी, यही तो फीड है।
लेकिन यहां पे आप कैसे कहोगे कि यहां पे फीड क्या है? वर्क पीस के एक रोटेशन में टूल द्वारा चली दूरी। जरा सेपर के बारे में दिमाग से लगाओ, क्या यह सच है कि वर्क पीस के एक चक्कर में टूल द्वारा चली दूरी? नहीं ना। तो अब यहाँ पे फीड का परिभाषा बदल गया। यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रोक में, एक कंप्लीट स्ट्रोक मतलब एक फॉरवर्ड और एक रिटर्न में जो वर्कपीस का डिस्टेंस है, वर्कपीस कितना आगे चलेगा वही उसका फीड होगा। समझ पा रहे हो बात को? एक फॉरवर्ड और एक रिटर्न के बाद वर्कपीस जितना आगे शिफ्ट होगा वही उसका फीड होगा। तो यहाँ पे फीड का डेफिनेशन क्या है, थोड़ा सा अलग है, लेकिन मतलब आप समझ पा रहे होगे बिल्कुल। यह डेफिनेशन क्यों बदल रहा है? क्योंकि इस मशीन का जो प्रिंसिपल है वो थोड़ा सा अलग है। किससे? लेथ मशीन से। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ फीड को mm पर रिवोल्यूशन नहीं लिख सकते। कैसे? यहाँ पे रिवोल्यूशन है ही नहीं। ठीक है, आगे चलो। V क्या होगा? फीड है, पीछे देखो ये वाला V है। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है WL1 प्लस M। ठीक है, 1000 F इंटू V। वेरी गुड, आगे चलो। MRR मटेरियल रिमूवल रेट। मेटल रिमूवल रेट हम लोग यही पढ़ते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। जिसका MRR ज्यादा होगा, जिसका MRR ज्यादा होगा उसकी सरफेस फिनिश क्या होगी? बहुत ही कम होगी। जिसका MRR रेट क्या होगा? कम होगा, उसका सरफेस फिनिश ज्यादा अच्छा होगा। तो ठीक है, जो MRR रेट है मतलब है कि वह कितना आयतन, मतलब जो मटेरियल कट करके निकाले कितना आयतन का मटेरियल वो 1 मिनट में कट करके बाहर कर दे रहा है। ठीक है, तो इसका जो यूनिट है mm³ पर मिनट, mm³। ठीक है, तो कितना आयतन का मटेरियल को वो 1 मिनट में कट करके क्या कर रहा है, बाहर चिप्स के फॉर्म में क्या कर रहा है, टर्मिनेट कर दे रहा है। अब आगे आते हैं, फॉर अ शेपिंग मशीन में जो आपका MRR रेट होएगा वह क्या है? ध्यान से देखो यहां पे FD। ठीक है, यहां पे एक बार और देखो FDNL1 प्लस M। अब अगर आपको इतना ध्यान से आ रहा होगा तो देखो आप परिचय किससे हो? F से परिचित हो। F को हम क्या बोलते हैं? आप बोलोगे फीड बोलेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो बहुत ही स्पष्ट लिखा गया है mm पर स्ट्रोक। यहाँ पे mm पर रिवोल्यूशन शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता ये आपको पता है, बिल्कुल अच्छी बात। चलो ठीक है, यह F हो गया, फीड हो गया, क्या हो गया? mm पर स्ट्रोक हो गया। अब आगे चलते हैं, तो F की वैल्यू क्या हो गया? फीड है, mm पर स्ट्रोक में है, यह क्या होगा वो आपको न्यूमेरिकल में दिया होगा। अगला है डेप्थ ऑफ कट। क्या है बालक? डेप्थ ऑफ कट है। तो जो यहाँ पे D है इसको हम क्या बोलते हैं? कटिंग की गहराई, डेप्थ ऑफ कट। अब जरा मुझे बता दो डेप्थ ऑफ कट कैसे देंगे? टूल को नीचे लाके? नहीं, टेबल को ऊपर लाके। टूल को नीचे लाके या टेबल को ऊपर लाके? अब आपके दिमाग में दो बात आनी चाहिए। फर्स्ट वन कि टेबल को ऊपर उठा के भी डेप्थ ऑफ कट दिया जा सकता है। सेकेंड वन, ऊपर एक क्रैंक लगा था, हैंड क्रैंक, उसको भी चला के आप क्या करते थे? टूल हेड का जो आपने असेंबली देखा था वहां पे टूल नीचे आ सकता है। तो दोनों से डेप्थ ऑफ कट दिया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि जब आपको रफ डेप्थ ऑफ कट देना होगा तो आप किससे दोगे? टेबल को ऊपर उठा के। और अगर आपको फिनिश डेप्थ ऑफ कट देना होगा तो किससे दोगे? आप हैंड क्रैंक से उसको टूल को क्या करोगे? नीचे लाओगे। एनीवे, ठीक है, इतनी बात हो गई। बिल्कुल, यह आपका N है, N को बोलेंगे स्ट्रोक और स्ट्रोक। ठीक है, L क्या है? लेंथ ऑफ स्ट्रोक। ठीक है, लेंथ ऑफ स्ट्रोक यह कितना हो सकता है? L इक्वल टू क्या होगा? स्मॉल l प्लस 2c होगा, यही तो है और कुछ नहीं है। फिर देखो W क्या है? विड्थ ऑफ द वर्क पीस। W क्या है? विड्थ ऑफ द वर्क पीस। तो आप यहां से FDNL1 प्लस M, यह टोटल क्या है? आपका मटेरियल रिमूवल रेट है, और बहुत ही आसानी से आप इसको समझ सकते हो। तो अगर हमने थोड़ा सा बात किया तो ध्यान से देखो, हमने सबसे पहले बात किया V, फिर क्या बात किया T, और फिर क्या बात कर दिया? MRR।
तो ये 3 पैरामीटर हो गए जो हर एक एग्जाम में कभी फॉर्मूले बेस पूछे जाएंगे और कभी हल्का सा न्यूमेरिकल टच देगा। ठीक है, इतनी बातें हो गई। अब आप यहाँ पे आओ। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, लिखा गया है, आप लोग पेन और कॉपी ले लो। ठीक है, कोशिश करो, बहुत आसान है, ट्राई करो, उसके बाद तो मैं बताऊंगा ही। एस्टिमेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर मशीनिंग अ सरफेस ऑफ, देखो यहाँ पे क्या लिखा, 500 क्रॉस 700 mm। ठीक है, 500 क्रॉस क्या है, 700 mm हो गया। फिर कह रहा है ऑन अ शेपिंग मशीन द कटिंग स्पीड, ठीक है, कटिंग स्पीड जो दिया गया है, इन्होंने कितना दे रखा है, 7.5। कटिंग स्पीड कितना दे रखा है इन्होंने, 7.5 दे रखा है। और रिटर्न टू कटिंग, बहुत ही ध्यान से, रिटर्न टू कटिंग इसका मतलब क्या है, m की वैल्यू क्या होगी, 1/4। देखो कैसे, आप समझते होगे, m का मतलब क्या है, RT/CT, रिटर्न टाइम 1, कटिंग टाइम 4, तो रिटर्न टू जो कटिंग का रेशियो है 1/4 है। तो m की वैल्यू 1:4 का मतलब है 1/4, बेसिक बात है, आप जानते हो। फिर क्या लिखा हुआ है, स्पीड मतलब f की वैल्यू कितना दे रखा है इन्होंने, 2 mm पर स्ट्रोक, कंप्लीट स्ट्रोक होगा वो अलग बात है। ठीक है, एक स्ट्रोक में कितना mm आपका वर्कपीस शिफ्ट हो रहा है। फिर कह रहा है क्लियरेंस एट इन 60 mm, इसका मतलब c की वैल्यू कितना दे रखा है इन्होंने, 60 mm। अब यह जो c है वह दोनों साइड होगा, अंदाजा आपको आ रहा होगा कि अगर यह वर्कपीस है, यह आपका टूल है, तो सबसे पहले 60 mm फर्स्ट गैपिंग में आएगा यहाँ से यहाँ तक, फिर जब कट करके यहाँ तक जाएगा तो यहाँ से लेके इतना ओवर ट्रेवल करेगा, तो यह भी एक c होगा। तो अगर हम बात करें टोटल कितना होगा, तो 60 + 60 होगा, इसीलिए 2c लिखा जाता है। 2c का मतलब बोथ साइड। ठीक है, क्या देखा है, बोथ साइड। चलो ठीक है, देखते हैं क्या मामला है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इतनी बातें हो गई, अब आप लोग लगाओ जरा इसको। ठीक है, इसको लगाओ, और हम भी आपको 1 मिनट टाइम दे रहे हैं, बिल्कुल एकदम हट जा रहे हैं, आप इसको ध्यान से देखो। चलिए, चलिए आप लोग शुरू करिए। T = क्या होगा, आप लोग लगाते रहो। चलिए, हमारे पास जो टाइम का फॉर्मूला है वह क्या होता है, मशीनिंग टाइम क्या होता है, WL1 + m 1000 F × B, ये फॉर्मूला होता है। अब आपको पता है हर एक चीज के बारे में, थोड़ा सा पीछे आते हैं। देखो गिवन डेटा क्या है, चलो 5 × 700, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो 5 × 700 लिखा हुआ है, तो इससे हमारे पास 2 इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। बोलो फर्स्ट वन क्या है, L, और नेक्स्ट वन क्या है, विड्थ। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों से देखोगे तो L की वैल्यू बोलो क्या आएगी, आप बोलोगे कितना, 500 mm। ठीक है, और जो W की वैल्यू आएगी वो कितना आएगी, लगभग 700 mm। ठीक है, यह बात हो गई। अब आप देखो V की वैल्यू कितनी है, कटिंग स्पीड कितना दे रखा है इन्होंने 7.5। ठीक है, आगे चलो, V की वैल्यू दे रखा है इन्होंने 7.5। ठीक है, मीटर पर मिनट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा आगे आओ, और इन्होंने क्या दे रखा है, यहाँ पे देखो रेशियो, m की वैल्यू कितना है, m की वैल्यू बोलो, m = 1/4। अब आप बहुत अच्छे समझ पा रहे हो, m = 1/4 है। अब फीड कितना दे रखा है, 2 mm, तो मतलब f की वैल्यू बोलो, f = कितना हो गया, 2 mm हो गया। चलो ठीक है, अब इतनी बात है, तो जितना गिवन डेटा था आपने लिख लिया। अच्छा जी, c की वैल्यू कितना दे रखा है, 60। चलो आगे चलते हैं, 60, c की वैल्यू कितनी हो गई, 60 mm। अब ध्यान से देखो,
सबसे पहले जो आपको करना है कैपिटल एल की वैल्यू, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है बालक, कैपिटल एल है। तो कैपिटल एल की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप बोलो एल इक्वल टू क्या होगा, आप बोलोगे स्मॉल एल प्लस 2c, सिंपल स्मॉल एल प्लस 2c। फिर चलो बिल्कुल सही, तो एल की वैल्यू बोलो कितना है 500 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 60, 60 कितना है 60, बोलो 60 ये। चलो अब कितना हो गया 120, इसमें ऐड कर दो तो कितना हो गया एल की वैल्यू 60, एल की वैल्यू कितना हो गया 620 mm एल हो गया। W की वैल्यू आपको पता है, F की वैल्यू आपको पता है और V की वैल्यू आपको पता है। तो अगर आप क्या करना है, अब आपको ध्यान से देखो, कुछ बहुत ही आसान था, क्यों? क्योंकि आपको इसके सारे सीक्वेंस पता है। अब देखो थोड़ा सा t इक्वल टू W की वैल्यू बोलो क्या है, तो आप बोलोगे क्या 700, तो आप यहाँ पे लिखोगे क्या 700 मल्टीप्लाइड बाई L। अब L की वैल्यू निकला कितना 620, कितना है 620, तो आपको यहाँ क्या लिखना है 620, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 प्लस M की वैल्यू कितना दे रखा है, रेशियो कितना है 1:4, ठीक है। तो इसका मतलब 1/4 हो गया, तो आप यहाँ 1/4 लिख लो। फिर आप आते हैं इसके नीचे, ठीक है, यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्या है बालक 1000 है, चलो 1000 हो गया। F की वैल्यू बोलो, F की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 mm, ठीक है, आप यहाँ पे 2 लिख दो। फिर बोलो यहाँ पे अगला क्या है V कितना है यहाँ पे 7.5 है, तो आपको यहाँ क्या करना है 7.5 कर देना है। तो अब इस बात को ध्यान से देखो, जब आप इसका जोड़ इसको कैलकुलेट करोगे बहुत ही आसानी से आपके पास होगा, कैलकुलेटर होगा, तो जो इसका फाइनली आंसर बन के आता है लगभग आएगा, कितना आएगा जरा बताओ, बता नहीं सकते हो? चलो फिर कभी ऐसा आएगा टाइम कि जब तुम डायरेक्ट बता सकते हो, तो मैं आंसर लिख दूं, आंसर लिख देते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि इसका कितना आंसर आएगा। चलिए इसका आएगा लगभग आएगा 36.17 मिनट, ये कितना आएगा 36.17 मिनट, मतलब आधे घंटे से थोड़ा सा ज्यादा 36 मिनट के आसपास यहाँ पे आएगा। ओके, तो अभी हमने 3 फॉर्मूले की बात किया, एक का नाम था स्पीड और एक का नाम था क्या मशीनिंग टाइम और एक का नाम है MRR रेट, मटेरियल रिमूवल रेट। तो पहला प्रॉब्लम बहुत ही आसान था, आप देख पा रहे हो यहाँ पे यह प्रॉब्लम था एस्टिमेट द टाइम, आपको टाइम निकालना है। फिर कह रहा है कि जो आपका वर्क पीस का जो दिया है कैसे दिया है 500, क्लास कितना है 700 है। फिर शेपिंग मशीन में करना है, फिर लिखा हुआ है द कटिंग स्पीड कितना है 7.5 है। फिर कह रहा है रिटर्न और कटिंग का रेशियो कितना है, तो क्या है 1:4 है। फिर कह रहा है कि फीड क्या है 2 mm पर कंप्लीट स्ट्रोक है, 2 mm पर कंप्लीट स्ट्रोक है। फिर कह रहा है क्लियरेंस इंड, एक इंड पे दिया है 60, तो बोथ इंड पे कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, आपको आइडिया हो रहा होगा। तो अगर आप थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाओगे तो मामला यहाँ पे आएगा और यह आप बड़े आसानी से सॉल्व कर लोगे। अब अगला सवाल यहाँ पे है, अब आपको मैं केवल हिंट दूंगा और आप इसको लगाओगे खुद से। आपने पढ़ा है विज्ञान आओ करके सीखे, ध्यान से देखो, कास्ट आयरन ब्लॉक ऑफ द फेस एरिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसको हम यहीं पे बता रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा है बालक 200, यहाँ पे क्या लिखा हो 150, इसका मतलब यह क्या है L है और यह क्या है विड्थ है। हो गया फर्स्ट इंफॉर्मेशन। फिर क्या कह रहा है एम बिकॉज द शेप विड्थ कटिंग एंड रिटर्न, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कटिंग टू रिटर्न रेशियो, यहाँ पे आप गलती कर जाओगे। देखो इसने m की वैल्यू दिया हुआ है लेकिन लिखा कैसे है कटिंग टू रिटर्न लिखा है, जबकि आपको पता होना चाहिए कि जो m की वैल्यू होएगी वह रिटर्न टू कटिंग होता है। इसका मतलब आपको कुछ करना नहीं है, इसको उल्टा कर देना है। का मतलब क्या है, अब m की वैल्यू जो पढ़ेगा नहीं वो 3/2 सीधे लिखेगा, जो कि क्या है गलत है। ऐसा क्यों? क्योंकि रिटर्न टाइम हमेशा कम होता है, कटिंग टाइम हमेशा ज्यादा होता है। आप ध्यान से देखो इसने क्या लिखा हुआ है कटिंग टू रिटर्न, कटिंग टू रिटर्न। तो अब आपको उसने लिखा सही है लेकिन आपको समझना सही है,
ठीक है। तो m की वैल्यू एक्चुअल में क्या होगी, तो आप बोलोगे 2/3, तो यह क्या होगा, सही होगा। तो जो m को वैल्यू 3/2 कर देगा का सवाल गलत हो गया, शुरू से ही गलत हो गया। कितना भी जानता हो, अगर यहाँ पे यह डेटा गलत कर दिया तो मामला गड़बड़ हो गया। फिर देखो, डिटरमाइन द टाइम ऑफ मशीनिंग, ठीक है। इसका मतलब यह क्या पूछ रहा है, टाइम। फर्स्ट वन क्या है, टाइम पूछ रहा है, मशीनिंग टाइम और मटेरियल रिमूवल रेट। सेकेंड वन क्या पूछ रहा है बालक, MRR रेट क्या है, यह भी पूछ रहा है। नेक्स्ट टाइम पूछ रहा है, MRR रेट पूछ रहा है। फिर कह रहा है कि रिमूवल रेट इफ द मीन कटिंग स्पीड, देखो मीन माध्य कटिंग स्पीड मतलब एवरेज की बात कर रहा है। फिर कह रहा है चलो स्पीड दे रखा है इन्होंने 20 मीटर पर मिनट, मतलब v की वैल्यू कितना दे रखा है इन्होंने, 20 मीटर पर मिनट। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डेप्थ ऑफ कट, क्यों, क्योंकि MRR में d होता है, डेप्थ ऑफ कट होता है ना, तो इसका मतलब इन्होंने d दे रखा है कितना, 4 mm। तो स्मॉल d की वैल्यू कितना दे रखा है उन्होंने, 4 mm। स्मॉल d की वैल्यू कितना दे रखा है, 4 mm। फीड, ठीक है, फीड दे रखा है। चलो f की वैल्यू बोलो कितना है, 2 mm पर स्ट्रोक है। अब ये हो गया। एंड क्लियरेंस 20, मतलब c की वैल्यू कितना हो गया, c की वैल्यू बोलो 22। तो अब आपको क्या निकालना है, c निकालना है और MRR रेट निकालना है। इन दोनों को आपको क्या करना है, निकालना है। तो जितने बेसिक डेटा थे, मैंने जहां पे आप गलती कर सकते थे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब यह आप खुद से सॉल्व करोगे, ठीक है, और सॉल्व करके मुझे बताओगे। बहुत सारे तरीके हैं आपको बताने के, तो आप इसको सॉल्व करोगे बहुत आसानी से और मुझे बताओगे। फिर हम लोग कल मिलेंगे, अगर नहीं सॉल्व करोगे तो फिर उसको आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं कल। ओके, थैंक यू।